रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माधुरी अपनी बेटी राधा के लिए काफी समय से रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन माधुरी को अपनी बेटी राधा के लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। ये ले तेरी चाय। तुझमें थोड़ी सी भी शर्म बची है? इतनी बड़ी होकर अपनी माँ से चाय बनवा रही है। अरे माँ, आप भी तो पी रही हैं। आपने मेरे अकेले के लिए ये चाय नहीं बनाई है? हाँ तो क्या, अब तेरे लिए चाय बनाऊं और अपने लिए नहीं बनाऊं? ठीक है माँ, आप बैठ भी जाओ। आप तो जितना चाय नहीं बना कर देती, उससे ज्यादा तो आप मुझे सुना ही देती हैं। अगर मैं तुझे सुनाऊं नहीं तो तू और भी ज्यादा बेशर्म हो जाए। इतना अभी है वो कम है। कल को तेरी जिस घर में शादी होगी, तेरी सास तुझे चाय बना बना कर नहीं देगी, समझी? अच्छा ठीक है, मैं ही बना कर दे दूंगी। हाँ क्यों नहीं, सास को तू चाय बनाकर दे सकती है, लेकिन माँ को तुझे चाय बनाकर देने में ही शर्म आती है। वैसे तेरी सास से याद आया कि तेरे लिए कल रिश्ता आ रहा है। वो लोग जम्मू में रहते हैं और उनका अच्छा खासा बिजनेस है। माधुरी अब कल के लिए तैयारी करने लगती है और अगले दिन लड़के वालों का आना होता है। लड़की तो बहुत सुंदर है माधुरी बहन। बेटी घर का कामकाज तो जानती है ना? जी आंटी जी, घर के काम जिम्मेदारियाँ सब अच्छे से जानती हूँ। क्या बात है, डायलॉग तो ऐसे मार रही है जैसे इसे खाना पीना झाड़ू पोछा सब आता हो। और आज तक इस लड़की ने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? खाकर बस बिस्तर में पड़ी रहती है, उसे जिम्मेदारी कह रही है। मुझे तो लड़की की माँ का भविष्य भी खतरे में लग रहा है। मुझे तो लड़की पसंद है। अब बच्चे भी आपस में बात कर लेते तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे आपस में बात कर ले तो अच्छा है। देखो, मुझे आपसे बस इतना पूछना है कि तुम मेरे मम्मी पापा और घर की देखभाल कर लोगी? जी, मैं घर के काम, घर की जिम्मेदारियाँ के साथ मेरे अपने परिवार को भी अच्छे से संभाल लूंगी। बस फिर मुझे क्या ही चाहिए। मुझे तो आप फोटो में ही अच्छी लगी थी और सामने तो आप बेहद ही खूबसूरत हैं। जी, आप भी फोटो से ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। दोनों में बातचीत होने के बाद राधा को भी अजय और अजय को राधा पसंद आती है। दोनों बातचीत करके अब जब कमरे से वापस हॉल में आते हैं तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान ही बता देती है कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। अब राधा की होने वाली सास शंतु भी अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर देती है। देखिए, ये रिश्ता तो सभी को पसंद है। अब बस देरी है आपकी बेटी की हमारे घर आने की। वो भी हम जल्दी ही करवाते हैं। जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पंडित जी को कुंडली दिखाकर जल्द ही शादी की डेट फिक्स करते हैं। माधुरी अपनी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाने के बाद बहुत खुश होती है और दोनों ही तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शादी की डेट भी पड़ चुकी थी और जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में सब लगे थे। जम्मू से राधा की बारात आने वाली थी और सब सज धज रहे थे। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, बस नजर न लगे किसी की। माँ, अब तो आप परेशान नहीं होंगे ना? अब तो मैं जा रही हूँ इस घर को पराया करके। अरे मेरी बहू तो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। सभी खुश होते हैं और कुछ समय बाद रोहित और राधा जन्मों जन्मों के लिए शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अब राधा विदा होकर अपने ससुराल जम्मू पहुंचती है और वो जम्मू का नजारा देखकर हैरान थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और खूबसूरत नजारा था। अरे बहू, आओ आओ, शुभ कदम हमारे घर पर तो रख दो। बहू आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। अजय, तू भी साथ आजा बहू के। बहू को उसके कमरे तक पहुँचाने के बाद शंतु घर आए मेहमानों की आवभगत में लग जाती है। कुछ समय बाद ही शंतु की पड़ोसन का आना होता है और वो आते ही शंतु से कहती है, अरे शंतु, तेरी बहू की मुँह दिखाई तो हो गई। अब बहू के दहेज में क्या कुछ आया है, जरा वो भी दिखा दे। विमला, तेरे बोलने से मुझे याद आया, बहू के मायके से तो दहेज भी आया है, लेकिन कहाँ रखवा दिया इस लड़के ने। अरे अजय, ओ अजय। क्या हुआ माँ, चिल्ला क्यों रही हो? अब तो मेरी शादी हो गई है, कम से कम चिल्ला के बात मत करो। अब देख रही है ना, बीवी के आते ही कैसे रंग बदल गए तेरे बेटे के। बताओ क्यों बुलाया? टेंट वाले के पैसे दे दिए, हलवाई वाले के पैसे दे दिए, मेहमानों के कपड़े आपके कमरे में ही रखे हैं। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। बहू के घर से जो दहेज आया था वो कहाँ रखवाया है तूने, वही ढूंढ रही हूँ। वो फूफा जी ने उतरवाया था और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। आपने बाहर चेक किया क्या? मैं तो परेशान हो गई हूँ उस लड़के से। एक काम ढंग से नहीं करता। मुझे तो लगता है
गाड़ी वाला सामान उतार गया, उसके बाद कोई और सारा सामान उठा कर ले गया। माँ, आप कैसे बोल रही हो? मैं इस लड़के से परेशान हूँ। मैं तो शादी में व्यस्त था। चल चल कर देखते हैं कहाँ गया तेरा दहेज का सामान। मुझे तो लगता है मन से नहीं दिया है तेरे ससुराल वालों ने। सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिर दहेज में आया सामान कहाँ गया। सब उसे ढूंढने लग जाते हैं। काफी समय बीत जाता है। किसी को ना तो सामान उतारने वाला मिलता है और ना ही सामान, और सब परेशान हो रहे थे। बहू, अपनी माँ को फोन कर और पूछ दहेज वाला सामान भेजा भी है या नहीं। अरे मैंने ही तो उन्हें रास्ता बताया था और फूफा जी ने कहा था कि मैं सामान उतरवा रहा हूँ, लेकिन अब उनका फोन ही नहीं लग रहा। अरे बाहर आ शंतु, जल्दी देख, तेरे बेटे के ससुराल वालों ने दहेज में बर्फ दी है। क्या दिया है? बर्फ का दहेज? बर्फ भिजवाया है? ये कह रही है विमला। अब जब सभी बाहर आकर देखते हैं तो दहेज में आई कुर्सी, टेबल, वॉशिंग मशीन, बेड और बहुत सारा सामान बर्फ से ढका हुआ था, जिसे देखकर विमला चिल्ला रही थी कि दहेज में बर्फ मिली है। हे भगवान, इसे मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी और ये यहाँ है। और इसके लिए आपने मुझे इतना सुना दिया? अरे मेरी तो इस पर अचानक से नजर गई। मैंने बर्फ का टीला देखा, तब जाकर मैंने उस बर्फ को हटाया तो सारे दहेज का सामान बर्फ के नीचे मिला। मैं भी इन सामानों के लिए बहुत परेशान हुआ। चलो कुछ अच्छा है, दहेज में आए बर्फ तो मिल गए। चुप कर तू। जैसा तू है वैसा तेरा फूफा भी है। अब उसे पता था आज बर्फबारी होने वाली है, फिर भी दहेज में आए सामानों को बाहर रखवा दिया। माँ, मुझे क्या ही पता था कुछ ऐसा हो जाएगा। वैसे भी अब मिल गया है तो क्या ही शोर मचाना। वैसे कुछ भी बोल, बहू के घर से सामान तो बहुत आया है। बर्फ की चादर तो यहाँ पड़ी थी। मैंने भी एक पल को सोचा कहीं पहाड़ तो काट कर नहीं दे दिया दहेज में अजय के ससुराल वालों ने। पूरे घर को इस बात पर हंसी आ जाती है कि उनके दहेज में आया सामान पहले तो मिल नहीं रहा था, और मिलता भी है तो सबको लगता है कि दहेज में बर्फ आई है, लेकिन होता ये है कि उन सामानों पर बर्फ पड़ चुकी थी। रमेश की 2 बेटी थी, मधु और खुशबू। रमेश अपनी दोनों ही बेटियों को बहुत प्यार करता था और दोनों को वो अच्छे पोस्ट पर देखना चाहता था। हालांकि रमेश के घर में शुरू से ही कोई मांस मच्छी नहीं खाता था। एक रोज मधु देर शाम अपनी एक्स्ट्रा क्लास करके घर आती है। तभी दामिनी अपनी बेटी से पूछती है, मधु, खुशबू कहाँ है? आज वो तेरे साथ नहीं आई? माँ, उसकी छुट्टी तो मुझसे पहले ही हो गई थी। मुझे नहीं पता वो अब तक क्यों नहीं आई। आप उसे कॉल कर लो। मैंने कितनी बार तुम दोनों को कहा है, साथ जाते हो तो साथ आया भी करो, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो। रुको माँ, मैं अभी उसकी दोस्त नूरी से पूछती हूँ। दोनों साथ ही निकले थे। अब मधु जैसे ही खुशबू की दोस्त नूरी को कॉल करती है तो पता चलता है कि नूरी के साथ खुशबू उसके घर पर है। तब जाकर दामिनी की सांस में सांस आती है। अब दामिनी अपनी बड़ी बेटी मधु से कहती है, मधु, उसे थोड़ी देर में फिर से फोन करके कह दियो घर जल्दी आ जाए, वरना तेरे बाप आ गए तो वो खामखा चिल्लाएंगे मुझ पर। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर बाद उसको फोन कर लूंगी। अब इधर खुशबू अपनी दोस्त नूरी के घर मटन बिरयानी खाती है और खाते हुए अपनी दोस्त को कहती है, नूरी यार, तू कितनी लकी है। तेरी मम्मी ने कितनी अच्छी मटन बिरयानी बनाई है, जिसे खाने के बाद तो हैदराबादी बिरयानी को भी अच्छे भूल जाएं। वो तो है, अम्मी जान बिरयानी बनाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे घर वालों को कभी पता लगा कि तू मेरे घर आके बिरयानी खाती है तो वो तेरा मेरे घर आना ही बंद करा देंगे। वैसे इसके बारे में माँ पापा को बताएगा कौन? तू तो मेरे घर वालों को ये बताने से रही और किसी को पता चलने से रहा। अब रात के करीब 8 बजे खुशबू नूरी के घर से मटर बिरयानी खाकर आती है और घर आते ही अपनी माँ दामिनी से कहती है, माँ, मेरे पेट में दर्द है, मुझे खाना नहीं खाना, मैं अब सोने जा रही हूँ। पेट में ही दर्द है या कुछ खाकर आई है? सच बता। माँ, भला मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? खुशबू को मटर बिरयानी खाने की आदत भी नूरी की वजह से ही लगी थी। दोनों स्कूल फ्रेंड थे और जब भी नूरी स्कूल में बिरयानी लाती तो खुशबू को उस बिरयानी की खुशबू से अपने आप को वो रोक नहीं पाती। और अब जब कुछ समय बाद ही खुशबू के पापा घर आते हैं तो वो मधु से पूछते हैं, पापा, आज उसके पेट में दर्द हो रहा था, वो सो गई है। ऐसे कैसे दर्द है? और तुमने उसे सुला दिया? दवा दी या नहीं? अभी अभी सोई है तो आप उसे उठा क्यों रहे हो? चलो आप खाना खा लो। खुशबू का पेट तो भरा हुआ था,
इसीलिए वो बहाना बनाकर सो जाती है। अब अगली सुबह मधु कॉलेज के लिए निकल जाती है और खुशबू अपने स्कूल के लिए, जो कि अभी 12वीं में थी। अब लंच के समय भी नूरी रात वाली मटर बिरयानी लेकर आती है, तो खुशबू नूरी से कहती है, नूरी, तू मेरी ये खीर पूरी खा ले, लेकिन मुझे ये मटन बिरयानी दे दे। तू अपना खाना क्यों नहीं खाती? वैसे भी मैं तो अपने घर का चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खा खा कर परेशान हो गई हूँ। ये ले, तू ही खा ले और मुझे अपना खाना दे दे। अब अपने लंच टाइम में भी खुशबू मटर बिरयानी खाती है। हालांकि ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन खुशबू छुट्टी वाले दिन पार्क में अपनी दोस्त नूरी को बुलाती है और नूरी से कहती है, नूरी, चल चलकर बिरयानी खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो तूने मुझे फोन करके जल्दी में इसलिए बुलाया है क्योंकि तुझे मटन बिरयानी की तलब लगी थी? हाँ यार, चल अब चलकर कोई दुकान ढूंढते हैं। अब खुशबू नूरी के साथ बिरयानी की दुकान पर जाती है और दोनों उसी दुकान में बैठकर बिरयानी खा रहे थे। तभी खुशबू को उसकी पड़ोसन विमला देख लेती है और अब खुशबू टेबल के नीचे छुपते हुए नूरी से कहती है, नूरी, मेरी पड़ोस वाली विमला आंटी इस दुकान में क्या करने आ गई? अब इसने कुछ बोल दिया ना तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जैसे ही विमला दुकान के अंदर आती है वो नूरी को पहचान जाती है और नूरी से कहती है, नूरी बेटा, तू यहाँ? अच्छा, बिरयानी खाने आई है? अकेले आई है या मम्मी पापा के साथ आई है? नहीं नहीं आंटी, अकेली नहीं हूँ इस बार, मेरी बहन भी है मेरे साथ। वो क्या है ना, उसका पैसा गिर गया है तो वो वही ढूंढ रही है। अच्छा बेटा, मैं यहीं पास में बैठी हूँ, तुम लोग खाओ। खुशबू, चल बिना किसी के सुने यहाँ से निकल जा, मैं पीछे से पैसे देकर आती हूँ। अब खुशबू भी नूरी के कहने पर जैसे ही दुकान से निकलती है वो अपनी बड़ी बहन मधु से टकरा जाती है। अब मधु खुशबू को देखने के बाद उस बिरयानी की दुकान को देखती है और खुशबू से कहती है, तू इसी दुकान से निकली है ना? इसका मतलब तूने मांस खाया है। दीदी, वो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मटन वाली, इसलिए मैं यहाँ चली आई। चला, माँ को बताती हूँ, तू नूरी के घर जाने के बहाने ये सब खाती है। दीदी दीदी प्लीज, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो ये तो मेरे साथ आई थी और इसे मेरी ही वजह से ये बिरयानी खाने की आदत लगी है। खुशबू अपनी दीदी को खूब समझाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि वो अब कभी बिरयानी नहीं खाएगी। इसीलिए मधु भी अपनी माँ को ये बात नहीं बताती। अब देर शाम विमला दामिनी के घर आती है। तभी वो देखती है कि खुशबू सोफे के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। अब विमला को खुशबू को देखकर बिरयानी की दुकान वाली लड़की याद आती है। ये कपड़े, बाल, सब कुछ तो उस बिरयानी की दुकान वाली लड़के से मिल रहे हैं, और वो नूरी भी तो इसी खुशबू की दोस्त है। कहीं हो ना हो वो खुशबू ही थी। अरे विमला, क्या बड़बड़ा रही है? क्या हो गया? मटन बिरयानी? क्या कुछ भी बोल रही है? वो भी खुशबू को देख। तुझे तो पता ही है मेरे घर में कोई भी ये सब खाता ही नहीं है। दामिनी, क्या तू जानती है कि तेरी बेटी खुशबू को आज मैंने बिरयानी की दुकान पर बिरयानी खाते हुए देखा? अच्छा है, हंसी मजाक करना, लेकिन विमला बहन, ये मांस मछली का नाम हमारे घर में मत ही लिया करो जब हम खाते ही नहीं तो। दामिनी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। खुशबू को मैंने अपनी आंखों से बिरयानी खाते हुए देखा था। आपको कैसे पता आंटी जी कि खुशबू ही थी उस दुकान पर? रुको, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। नूरी, आज तुम्हें खुशबू मिली थी क्या? नहीं दीदी, उसे तो मैंने नोट्स दिए थे अपनी दूसरी दोस्त के हाथ, तो वो तो आज मुझे मिले ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? ठीक है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। विमला की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब विमला तो अपने घर आ जाती है, लेकिन खुशबू की आदत इतनी जल्दी कहाँ जाने वाली थी। और कुछ दिनों बाद ही खुशबू को फिर से बिरयानी की तलब लगती है और वो अपनी दोस्त से इस बार बिरयानी खाने पार्क में मंगवाती है। ये ले, जल्दी से खा ले, वरना आज किसी ने देख लिया तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगी। अरे कोई भी नहीं आएगा इस समय इस पार्क में, मुझे खाने दे तू, तब तक इधर उधर देख ले। अब खुशबू बिरयानी खा ही रही थी कि तभी रमेश उस पार्क में पहुंच जाता है, जो नूरी और खुशबू को पार्क में बैठा देख लेता है। खुशबू, ये सब, ये मांस हड्डी, मतलब तुम मांस मछली खाती हो? अंकल नमस्ते, मैं चलती हूँ, मेरी अम्मी आवाज लगा रही है। हाँ अम्मी, आई। ये भी फंसा कर चली गई, और इसकी अम्मी यहाँ कब आई? आज तो मेरे पापा मेरे जान ही ले लेंगे। बेटा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। ये सब क्या खा रही है तू यहाँ पे?
पापा, वो मुझे ये खाने की आदत लग गई थी। मैं क्या करती? अब से मैं ये नहीं खाऊंगी। घर पहुंच, फिर बात करते हैं। अब घर पहुंचकर रमेश खुशबू को उल्टियां करवाता है, नहलवाता है और खुशबू से कहता है, आज से 7 दिनों तक इसे सिर्फ दूध फल देना, खाना भी नहीं। ये सब देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है दामिनी। खुशबू तो इस इंसिडेंट के बाद बिरयानी को हाथ तक नहीं लगाती, क्योंकि इतने दिन भूखा रहकर वो सिर्फ पछता ही रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।